थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम डाइटिशियन सुमन छेत्री एंड मैं वेस्टीज में अगले 1.5 ईयर से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे मैं आपको सारे सप्लीमेंट्स के बारे में ट्रेनिंग करती हूँ, इंफॉर्मेशन देती हूँ सिर्फ। अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी खेती के साथ भी जुड़ी हुई है अगर कहा जाए तो। देखिए, सबसे पहले हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का रीजन ही है कि हम अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे न्यूट्रिएंट वाला खाना खाएं, राइट। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप देखो बार बार एक ही जगह पे खेती करने के कारण, खेती करने के बाद पेस्टिसाइड्स यूज करने के बाद, है ना, तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से खाने में सही पोषण नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं पोषण की कमी हो जाती है। जैसे कि देखिए, अगर एक ही जमीन पर, एक ही मिट्टी पर अगर हम बार बार खेती करते रहेंगे तो मिट्टी की जो पोषण है, मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट है वो कमजोर हो जाएगा। अगर मिट्टी में ही आपकी पोषण नहीं मिल रही है तो प्लांट्स तक कैसे मिल पाएगा, राइट। तो इसीलिए मिट्टी को भी न्यूट्रिएंट डेंस बनाना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए तो हम सब, आप देखो, एग्री की प्रोडक्ट्स क्यों यूज करते हैं, ताकि वो जो मिट्टी है, ताकि वो जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, राइट। और दूसरा रीजन हमारे इम्यूनिटी कम होने का, देखिए, अगर हम एक टमाटर घर पे रखे बाहर, तो एक हफ्ते 5 दिन या 3 दिन के बाद भी वो टमाटर हो या कोई भी सब्जी हो, खराब होना शुरू हो जाती है। लेकिन वहीं पे आप इमेजिन करें, अगर हम असम की बात कहें, तो दिल्ली से अगर कुछ सब्जियां, मान लो कि असम आ रहा है, हफ्ता 15 दिन 20 दिन लग जाएंगी, लेकिन फिर भी वो सब्जियां यहाँ पहुंचने के बाद जब मार्केट में रखते हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत फ्रेश है। मान लीजिए कि अभी अभी हमने अपने घर के पीछे वाले गार्डन से सब्जियों को तोड़ के मार्केट पे लेके आके रखे हैं, इतना फ्रेश। तो आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि 15-20 दिन तक फ्रेश दिखने के लिए कितना ज्यादा वैक्स यूज किया होगा, कितना ज्यादा वहां पे केमिकल्स यूज की है, जिसके कारण फल का या सब्जियों की पोषण तो ऑलरेडी खराब हो चुका है। लेकिन वही चीज जब हम खाते हैं तो पोषण कम और केमिकल सबसे ज्यादा चला जाता है। जब भी आप फील्ड पे जाते हो, लोग आपको कहेंगे कि नहीं, मैं तो अच्छा खाना खा रहा हूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वही लोगों को आप एक बार ये सवाल पूछना कि सुबह अच्छा खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद उन्हें कमजोरी सा फील क्यों होता है, वो क्यों एसिडिटी की कंप्लेन करते हैं। उन्हें सुबह से लेके शाम तक काम करने के बाद इवनिंग में जब घर आते हैं तो थकावट क्यों महसूस होता है। अगर वो अच्छा खाना खाते हैं, अगर उनके बॉडी में सही तरीके से पोषण जा रहा है, तब भी वो क्यों वीक फील करते हैं, बिकॉज खाना चाहे वो सुबह से लेके शाम तक खाते रहे, उनके शरीर में 100% न्यूट्रिएंट नहीं जाता। कहीं ना कहीं पोषण की कमी हो जाती है। जब हमारे बॉडी में पोषण की कमी हो जाएगा तो हमारा शरीर एक खुला मैदान हो जाती है, किसके लिए, बाहर के कीटाणु अंदर के कीटाणु के लिए। और हमारे शरीर में यही इम्यूनिटी सिस्टम जो है, यही इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है हमारे बॉडी के लिए। जैसे कि मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने इस तरीके की एक नोट बनाई है ताकि मैं आपको पॉइंट वाइज समझा सकूं। ठीक उसी तरीके से अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगे या लगे आपके फील्ड वर्क में काम आएगा तो तुरंत अपने डायरी पे लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या होता है, ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जैसे पूरे इंडिया में सोल्जर्स घूमते हैं, नेवी है, एयरफोर्स के लोग हैं, राइट, ब्लैक कमांडो है, सभी है, क्यों है वो सब। हम सोल्जर्स भी तो नहीं हो सकते थे हमारे देश में, लेकिन सोल्जर्स है, क्यों, बिकॉज बाहर से कोई आतंकवादी ना आ जाए, बाहर से कोई खराब लोग हमारे देश के अंदर ना घुस जाए, कोई हमारे देश में घुस के वो लड़ाई हमला ना करने लगे। अगर वो देश में घुस जाते तो सबसे ज्यादा हम ही को तो होता है, हमारे शरीर को तो होती है, राइट।
ठीक उसी तरीके से अगर हमारे बॉडी का इम्यूनिटी कमजोर हो गई ना, तो बाहर के कीटाणु, अंदर में भी जो कीटाणु होते हैं, वो सब हमारे शरीर को हमला करने लगता है। और हमारे बॉडी के यही इम्यूनिटी सिस्टम हमारे शरीर को बचाती है कीटाणु से, ठीक है, यानी कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। और इम्यूनिटी में सबसे मेजर रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हाइट ब्लड सेल। इम्यूनिटी में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो प्ले करती है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये व्हाइट ब्लड सेल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है, और उनका दो टाइप्स क्या है, फेगोसाइट्स, PHAGOCYTES, फेगोसाइट्स, और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हमें पता चल गया कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब उस व्हाइट ब्लड सेल के भी दो पार्ट है, दो टाइप्स है, एक फेगोसाइट्स और एक लिम्फोसाइट्स। ये फेगोसाइट्स क्या करती हैं, जैसे ही कोई गंदे कीटाणु को देखती है ना, तो च्युइंगम की तरह उस कीटाणु को चबा देता है। ये काम करती है फेगोसाइट्स। वहीं पे लिम्फोसाइट्स क्या करता है, जब एक बार हमारे बॉडी में कोई कीटाणु आ गया तो उसको च्यू करने का काम फेगोसाइट्स करती है, लेकिन उस गंदे बैक्टीरिया को याद रखने का काम करता है लिम्फोसाइट्स। अगर मैं आपको सही तरीके से समझाऊं तो देखिए, शरीर में जब चिकन पॉक्स होता है तो उसके वायरसेस क्या होता है, हमारे शरीर में जाती है तो व्हाइट ब्लड सेल्स उसको खाना शुरू कर देता है, और ये लिम्फोसाइट्स क्या करती है, उस चिकन पॉक्स के वायरस को याद करती है। इसीलिए सेकेंड टाइम जब किसी को चिकन पॉक्स होता है तो ज्यादा सीवियर नहीं होती है, और बहुत सारे केसेस में एक बार चिकन पॉक्स हो जाने के बाद दोबारा नहीं होता। क्यों? बिकॉज ये लिम्फोसाइट्स चिकन पॉक्स के वायरस को याद करती है। तो जब स्टार्ट होता ही है चिकन पॉक्स हमारे बॉडी में, फटाफट से ये लिम्फोसाइट्स क्या कर देती है, खत्म कर देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स चिकन पॉक्स के वायरसेस को ही खत्म कर देती है, राइट। तो ये दो पार्ट हो गए व्हाइट ब्लड सेल्स के, फेगोसाइट्स जो कीटाणु को खा देती है, लिम्फोसाइट्स जो कीटाणु को याद करता है, ताकि फ्यूचर में अगर सेम कीटाणु हमारे बॉडी को अटैक करे तो अटैक करने से पहले ही उस कीटाणु का नाश कर देती है। अब देखिए, ये जो लिम्फोसाइट्स है, वन टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ये लिम्फोसाइट्स के भी फिर दो टाइप्स हैं। ये मैंने क्या कहा, व्हाइट ब्लड सेल के दो तरीके, दो टाइप्स है, एक फेगोसाइट, अब लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट्स के भी दो टाइप्स है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। ये जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये हमारे बॉडी का मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम, यानी कि ये अपने टारगेट को ढूंढती है, टारगेट को ढूंढने के बाद लॉक कर देता है उनके साथ, ठीक है। तो दो तरीके के लिम्फोसाइट्स है, एक बी लिम्फोसाइट्स, एक टी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम का काम करती है बॉडी में, यानी कि कीटाणु को ढूंढ के अपने में लॉक कर देना। वहीं पे टी लिम्फोसाइट सोल्जर्स का काम करती है, जो बैक्टीरिया वायरसेस को बी लिम्फोसाइट अपने आप क्या कर रही है, लॉक कर रही है ना, टी लिम्फोसाइट जाके उस लॉक को तोड़ के बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो देखा आपने किस तरीके से दोनों चीज बैलेंस्ड वे में हमारे बॉडी में काम कर रही है। एक तो हमें पता चला फेगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल के टाइप्स है, राइट। अब उस लिम्फोसाइट्स में भी दो टाइप है जो कीटाणु को ढूंढती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो काम करता है इंडिया में, चुपके चुपके से दुश्मनों को ढूंढना, राइट, वो चुपके चुपके से दुश्मनों को ढूंढने का काम करता है बी लिम्फोसाइट्स। लॉक कर दिया दुश्मनों को, उसके बाद टी लिम्फोसाइट सोल्जर की तरह जाके कीटाणु को खत्म कर देती है। इस तरीके से हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम काम करता है। अगर हम एकदम इजी वे में जाए, इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करता है, जब हमारा शरीर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, देखिए जब हमारे घर में ना या घर के इर्द गिर्द भी
कोई अननोन पर्सन आता है तो हमें बेचैनी सी होती है, हम उसके खोज करना शुरू कर देते, अरे भाई ये कौन है, इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। घर छोड़ दीजिए, हमारे एरिया में भी अगर कोई नया इंसान आ जाए तो हमें ही सबसे ज्यादा बेचैनी सा होता है कि मेरे एरिया में कौन आया, राइट। ठीक उस तरीके से हमारे बॉडी में भी गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों चीज ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाहर से कीटाणु बॉडी के अंदर आ जाती है, जिसको हम फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। जब लोग विदेश से आते हैं तो हम उसको फॉरेनर कहते हैं कि नहीं। ठीक उसी तरीके से जब हमारे बॉडी में कोई बाहर का चीज अंदर आ जाए ना, कीटाणु, तो उसको फॉरेन पार्टिकल्स कहा जाता है। तो ये जब हमारा शरीर इस फॉरेन पार्टिकल्स को महसूस कर लेती है बॉडी के अंदर, तो हमारा इम्यून सिस्टम एकदम से फटाफट से काम करना शुरू कर देती है। कैसे? सबसे पहले तो ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को छोड़ता है। एंटीबॉडीज एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में रह जाती है, कीटाणु को मारने के बाद रह जाता है, ताकि बाद में कोई कीटाणु हमला करे उसको पहचान के पहले ही खत्म कर देती है, राइट। सो इस तरीके से इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में काम करता है। टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हमारे बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स काम कर रही है तो हम हर एक दिन बीमार क्यों पड़ते हैं? मेरे बच्चे बारिश में भीगने के साथ साथ क्यों बीमार होते हैं? मैं अच्छा खाना खाता हूँ, सप्लीमेंट्स लेता हूँ, पर फिर भी कभी कभी मुझे क्यों बीमारी सा फील होता है? क्यों स्किन में रैशेस आ जाती है? क्यों धूल में जाने के साथ साथ मुझे स्नीजिंग स्टार्ट होता है? क्यों कुछ खाने के साथ साथ मुझे इचिंग स्टार्ट होती है? ये सारे रीजन हमारे वजह से ही है, क्योंकि हम हद से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, चिंता। अगर हम ये चिंता और चिता में कोई डिफरेंस नहीं है, जो चिंता करते हैं वो चिता में लेटने के लिए उनके लिए ज्यादा समय नहीं होता है, बिकॉज चिंता एक ऐसी चीज है जो हमें कुछ भी करवा सकता है, राइट। सो एक फैक्टर जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को कमजोर कर रही है, वो है आपका क्या? स्ट्रेस। दूसरा हाईली प्रोसेस्ड फूड। तीसरा अल्कोहल, अल्कोहल शराब। उसके बाद हम आजकल हर एक दिन मेडिसिन यूज कर रहे हैं, हर एक दिन छोटी छोटी चीजों के लिए मेडिसिन। हमारा लाइफस्टाइल और खाने पीने का हमारा हैबिट भी बहुत खराब है। इसीलिए वेस्टीज हमारे सामने बहुत ही बेहतरीन इम्यूनिटी के रेंज लाया है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। अगर हम स्पाइरुलिना की बात करें तो जैसे पानी की टैंकी में आप देखोगे ग्रीन कलर का काई लगता है, ठीक उसी तरीके की काई हमारे समुद्र में पाई जाती है, जिसको स्पाइरुलिना कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मदद करती है। अगर हम बात करें बेटा कैरोटीन की, तो गाजर में से भी सबसे ज्यादा बेटा कैरोटीन पाई जाती है स्पाइरुलिना में। 55 to 77% प्रोटीन पाया जाता है, 18% एसेंशियल एमिनो एसिड्स, गामा लिनोलेनिक एसिड्स, जो एक बहुत ही यूनिक फैटी एसिड्स है, राइट। उसके बाद विटामिन बी, सी और ई, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम। तो देखा आपने, स्पाइरुलिना जो है एक पावरफुल प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट कहा जाता है इसको, बिकॉज इस प्लांट में हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि मैम हम स्पाइरुलिना किसको दे सकते हैं? आप किसी को भी दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रेग्नेंट लेडी को देने से पहले अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आज के 11 बजे के सेशन में जो डॉक्टर आए थे उन्होंने क्या कहा था कि आप अगर डॉक्टर को पूछना चाहते हो सप्लीमेंट के बारे में, तो सप्लीमेंट को अपने साथ लेके जाइए। जब डॉक्टर को आप दिखाओगे तभी तो डॉक्टर को पता चलेगा कि उनके उस सप्लीमेंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट। अगर डॉक्टर को कुछ इंग्रेडिएंट्स पता ही नहीं है तो वो प्रेग्नेंट लेडी को कैसे कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। हमें पता है कि हमारे स्पाइरुलिना में क्या है,
लेकिन डॉक्टर को तो नहीं पता। इसीलिए जब आप प्रेग्नेंट लेडी के लिए कोई सप्लीमेंट पूछना चाहते हो तो हमेशा अपने साथ सप्लीमेंट को डॉक्टर के पास लेके जाइए, ठीक है। 12 इयर्स एंड अबव कोई भी ले सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन भी ले सकती है, लेकिन डॉक्टर के परमिशन के बाद। सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्ग लोग, स्पोर्ट्स लवर जो खेलकूद में रुचि रखते हैं, वेजिटेरियन जो प्योर वेज है, नॉन वेज खाते ही नहीं, अंडा तक नहीं खाते, उनके लिए भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा स्पाइरुलिना। पीपल विद बिजी लाइफस्टाइल, अभी हम 6 महीनों से घर पे हैं, राइट, अभी हम 6 महीनों से घर पे हैं। अगर ये कोरोना नहीं होती तो हम आज इंडिया के कोने कोने में अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते, राइट। सो पीपल विद बिजी लाइफस्टाइल, रिकवरी, पेशेंट। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें, सबसे पहले ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो बहुत सारे बीमारियां को वो दूर रखने में मदद करेगी। स्पाइरुलिना में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हाँ लेते ही हमारे जो कॉमन जनरल वीकनेस की प्रॉब्लम है, थकावट का प्रॉब्लम है, वो दूर होगा। अर्ली एजिंग की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करेगी। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। आप डायबिटीज वाले को भी स्पाइरुलिना दे सकते हो। जिसके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, आप उन्हें भी स्पाइरुलिना दे सकते हो, बिकॉज स्पाइरुलिना में आयरन की मात्रा भी बहुत अच्छे अमाउंट में है। मेमोरी लॉस, अगर किसी को मेमोरी लॉस हो रही है, याददाश्त कमजोर हो रहा है, मेटामाइंड के साथ आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं। किसी की आंखों की रोशनी अगर कम हो रही है, आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं आई सपोर्ट के साथ। अगर हम बात करें हाइपर एसिडिटी, अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तब भी हम स्पाइरुलिना ले सकते हैं। अल्सर्स के लिए भी आप स्पाइरुलिना ले सकते हो। कैन बी टेकन एज अ कंप्लीट फूड सप्लीमेंट। देखिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, जब हम एज अ वेस्टिजियन जब बाहर निकलते हैं, सुबह का नाश्ता तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद के खाने की हमारे पास कोई गारंटी नहीं होता। एंड हम सबको पता है कहीं ना कहीं खाना सही समय पे ना लेने के कारण भी हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, कमजोरी की प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, स्पाइरुलिना, वेस्टिजियन होने के कारण स्पाइरुलिना हमेशा अपने पास रखिएगा, ताकि आपको कभी भी कमजोरी लगे, कभी भी थोड़ी बहुत भूख लगना शुरू हो जाए, या ऐसा लगे कि अब भूख लग रही है तो एसिडिटी का प्रॉब्लम शुरू होगा, तुरंत आप स्पाइरुलिना के 2 कैप्सूल्स ले लीजिएगा, ठीक है। अल्सर के प्रॉब्लम्स में भी आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सप्लीमेंट में कोई भी डोसेजेस, ठीक है, कोई भी डोसेजेस। तो स्पाइरुलिना की डोसेजेस दिन में 4 कैप्सूल्स, ठीक है, स्पाइरुलिना की डोसेजेस दिन में 4 कैप्सूल्स। और उसके बाद किसको नहीं देना है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में नहीं देंगे। अगर किसी को सी फूड, सीवीड से एलर्जी है, नहीं देंगे। अगर आपको बुखार आ रहा है तो उस समय तक आप स्पाइरुलिना को नहीं लोगे। जैसे बुखार खत्म, आप स्पाइरुलिना यूज कर सकते हैं। उसके बाद एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड, अगर किसी के यूरिक एसिड की लेवल ऊपर है, बहुत ज्यादा है, तो हम अवॉइड करेंगे। और किसी तरीके की किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, किसी तरीके की किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायलिसिस में हम अवॉइड करेंगे। इसकी एज लिमिट आपकी 12 इयर्स एंड अबव। इसका एज लिमिट क्या है, 12 इयर्स एंड अबव। वेस्टीज नोनी, ये हमारे वेस्टीज का दूसरा सबका फेवरेट सप्लीमेंट है, नोनी, राइट। अगर हम नोनी की बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्टीज ने नोनी को बना के मार्केट में लाके रख दिया, राइट। नोनी भी हम आज से नहीं, 2000 इयर्स पहले से हम इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, 2000 साल से पहले ऊपर से भी इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नोनी को आयुर्वेदा समय से यूज करते हैं फॉर इट्स हेल्थफुल बेनिफिट्स। नोनी में इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी एंड पोटेशियम। और अभी इस सिचुएशन में विटामिन सी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम सबको पता है, राइट। एंड नोनी इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी एंड पोटेशियम। और नोनी में एक और चीज पाया जाता है जिसका नाम है जेरोनिन। ये जेरोनिन क्या करता है,
हमारे ह्यूमन सेल्स को साफ करने में मदद करती है। देखिए हमारे बॉडी में सेल्स से हम सबको पता है, वो सेल्स न्यूट्रिएंट, जब सेल्स न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है तभी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट काम करना शुरू कर देती है। लेकिन बचपन से लेके अभी तक हमने अपने शरीर पे इतना गंदा खाना दिया है, आप मान लो अल्कोहल, स्मोक करते हैं, बहुत ज्यादा पिज्जा, बर्गर, ऑयली फूड्स, मटन, पोर्क, बीफ, ये सब खाने के कारण कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में ये जो सेल्स होती है, सेल्स में जाके गंदगी जमा हो गया है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट जो है वो सही तरीके से सेल्स पे नहीं घुस पाती। इसीलिए आजकल देखना, हम जो खाते हैं, खाना खाने के बावजूद भी हमें सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाता। क्यों? बिकॉज जो सेल के पोर्स से पोषण घुसता है ना, वो पोर्स ही छोटी हो गई है, बिकॉज ऑफ डर्ट, बिकॉज ऑफ गंदगी, है ना। तो नोनी क्या करता है, ये जेरोनिन, नोनी में पाए जाने वाले जो जेरोनिन है, ये ह्यूमन सेल्स की जो पोर्स है उसको एनलार्ज करता है, यानी कि खोल देती है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो सही तरीके से सेल्स में एंटर कर सके। जब सेल्स में न्यूट्रिएंट एंटर हो पाएगा तभी तो न्यूट्रिएंट सही तरीके से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें नोनी की बेनिफिट्स, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि अर्थराइटिस में आपने कोलाजिन, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन के साथ आपने नोनी दे दिया, राइट। इसके बहुत अच्छे जर्नल्स भी है नोनी के फॉर अर्थराइटिस, आप पढ़ सकते हो जर्नल्स भी। एस्थमा के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, किसी को सांस संबंधित प्रॉब्लम्स है जैसे कि एस्थमा हो गया, उसमें भी नोनी रेस्पोकेयर के साथ अगर आप कंबाइन करके दे रहे हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। स्किन के लिए भी, जैसे कि सिरोसिस हो गया, एक्जिमा हो गई, एक्नी हो गई, ब्लैमिशेस हो गए, पिंपल्स हो गए, राइट। ये सारे कंडीशंस में भी, स्किन रिलेटेड कंडीशंस में भी आप आराम से नोनी को यूज कर सकते हो। ब्रोकन बोन्स को हील करने में मदद करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी। जब हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा तो आप देखोगे कैंसर, ट्यूमर, इन्फेक्शन, वायरसेस जैसे चीज भी हमारे शरीर में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगी, राइट। उसके साथ साथ नोनी जो है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक्स लाइक माइग्रेन, इसमें भी आप दे सकते हैं। डायबिटीज को भी दे सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर में भी दे सकते हैं, बिकॉज इट इज अ रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। उसके बाद हेडेक्स, जैसे कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसमें भी आप नोनी दे सकते हैं। अगर हम बात करें नोनी की, तो अगर आप कॉन्टिन्यूअसली नोनी ले रहे हो ना, तो आप देखोगे जो हमारी कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, पैरासाइट्स यानी कि पेट में भूख हो जाना, इंसेक्ट्स आना, डायरिया की प्रॉब्लम, ये सारे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके कम करने में मदद करेगा। लेडीज के लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है। ये जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग का प्रॉब्लम है, यानी कि पीरियड्स के दौरान जो पेट में दर्द होता है, उसमें भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करती है। अगर मैं आपको मेरी खुद की बात बताऊं, तो मेरे घर के पास ही एक सिस्टर रहती हैं जिनको सीवियर पीरियड पेन होता है। तो उस पीरियड पेन के दौरान वो मेरे पास जब कुछ मेडिसिन के लिए आई थी, तो मेरे पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उनको क्या दिया, हमारा नोनी दिया, दिन में 2-2 करके 4 कैप्सूल्स खाने के लिए। सो अभी जब भी उनको पीरियड में पेन होता है तो वो नोनी के कैप्सूल्स लेना शुरू लेती हैं, तो उनको जो पीरियड क्रैम्प्स है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो अभी वो कंटिन्यूअसली नोनी ले रही है, जिसके कारण मंथ बाय मंथ उनकी जो पीरियड पेन है धीरे धीरे करके कम हो रहा है। अगर आपको मसूड़े संबंधित प्रॉब्लम्स है किसी को, राइट, तो उसमें भी आप नोनी दे सकते हैं। अगर हम बात करें नोनी की डोसेज बहुत ही यूनिक है। नोनी हम लेंगे 1 से 2 कैप्सूल्स खाना खाने के आधा घंटा पहले, ठीक है। जब भी आप नोनी शुरुआत करोगे, पहले शुरुआती दिन में पहले हफ्ता 5 दिन लेंगे, ठीक है। पहले हफ्ता या दूसरे हफ्ता, 2 हफ्ते तक या 1 हफ्ते तक, आपकी मर्जी। 5 दिन आप लेंगे, 2 दिन गैप, एक एक करके कैप्सूल्स, ठीक है। शुरुआती दिन में सिर्फ 1 कैप्सूल से शुरुआत करोगे आप सब।
आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 2 वीक्स डोसेज को बढ़ा के 2 कैप्सूल्स इन अ डे भी कर सकती हैं, लेकिन शुरुआत आपको 1 कैप्सूल से ही करना है, उसके बाद ही आप 2 कैप्सूल्स बढ़ा सकती हैं। हमेशा याद रखिए, नोनी हम रेगुलरली नहीं लेंगे, हफ्ते में 5 दिन लेंगे, 2 दिन गैप। नोनी हफ्ते में 5 दिन लेंगे और 2 दिन को हम क्या कर देंगे, गैप कर देंगे। ओके, ये 2 दिन गैप इसलिए होता है ताकि हमारे बॉडी को रेस्ट मिल सके। हम घर में भी तो जब सफाई करते हैं तो थक जाते हैं, राइट, तो आराम करते हैं। तो नोनी क्या करता है, बॉडी में सफाई का काम करती है, हमारा बॉडी नोनी को लेने के बाद सफाई करना शुरू कर देती है। तो 5 दिन सफाई करने के बाद 2 दिन हम क्या करते हैं, रेस्ट देते हैं अपने बॉडी को। तो नोनी में बहुत ज्यादा पोटेशियम है, तो अगर कोई पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट में है तो हम उन्हें नोनी नहीं देंगे। डायलिसिस, किडनी प्रॉब्लम, यूरिक एसिड में भी हम नोनी को अवॉइड करेंगे। एज लिमिट नोनी की 12 इयर्स एंड अबव। अब हम बात करते हैं एलोवेरा। अगर हम एलोवेरा की बात करें तो ये भी आज से नहीं, सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और एलोवेरा में कंटेन करता है ग्लूकोमेनेंस, एराबिनेंस और गैलेक्टिन्स। ये 3 चीज ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। हमेशा याद रखिए, एलोवेरा कंटेन्स ग्लूकोमेनेंस, एराबिनेंस एंड गैलेक्टिन्स, जो हमारे ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स। ये काम आती है इन्फ्लेमेशन। आपने सुना होगा सूजन पड़ना, कहीं भी हो सकता है ये सूजन। आप सुबह उठ के, कोई रात को सो के सुबह उठते हैं, आंखों के इर्द गिर्द सूजन हो जाता है, हाथों में सूजन होती है, पैरों में सूजन होता है, राइट। सो अगर किसी को बहुत ज्यादा सूजन की प्रॉब्लम है, आप उन्हें आराम से एलोवेरा दे सकते हो। एसिड रिफ्लक्स, मैंने अभी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के ऊपर ट्रेनिंग किया था, जहां पे मैंने एसिड रिफ्लक्स की बातें कही थी। तो देखिए, एसिड रिफ्लक्स बहुत ही बुरी चीज होती है। ये एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम जिसको होता है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, यानी कि खाना खाने के बाद खाना एकदम से ऊपर आ जाना। अब क्या होता है, देखो, जब आप खाना खाते हो ना, इसोफेगस में होता है स्फिंक्टर, यानी कि हमारा गेट, खाना जाने का गेट। तो जब खाना हमारे फूड पाइप से इसोफेगस में जाती है तो गेट खुल जाता है, उसके बाद खाना हमारे पेट के अंदर जाती है और हमारा फूड पाइप का जो गेट है वो बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिसको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है ना कहीं फूड पाइप में खाना जाने के बाद फूड पाइप का जो गेट है वो थोड़ी सी या ज्यादा खुला रह जाती है, जिसके कारण जब आप खाना खाते हो ना, तो खाना एकदम से ऊपर आ जाता है, जिसके कारण हमें एसिडिटी, छाती पे, आप देखो बहुत सारे लोग छाती का जलन महसूस करते हैं खाना खाने के बाद, एकदम मिर्ची वाला हिचकी उनको आता है एकदम ज्यादा। ये सब क्यों होती है? एसिड रिफ्लक्स के कारण। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, एलोवेरा दीजिए उन्हें टॉक्सक्लीन कॉम्बायोटिक्स के साथ। किसी को अगर छाती जलने का प्रॉब्लम है खाना खाने के बाद, वो भी एक एसिड रिफ्लक्स के कारण ही होता है, छाती जलने की प्रॉब्लम है, तो वहां भी हम एलोवेरा दे सकते हैं। किसी को अगर मुंह से गंदा स्मेल आता है या मसूड़े संबंधित प्रॉब्लम्स है, मसूड़े से खून आता है, तो एलोवेरा इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट। इतना ही नहीं, एलोवेरा हमारे इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद करती है। अगर हम बात करें एलोवेरा की, तो एलोवेरा जो है वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी कैंसर के रिस्क को भी कम करने में मदद करेगी। कोई अगर आपके पास डैंड्रफ, हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो आप उन्हें एलोवेरा सजेस्ट कर सकते हैं। अभी समर के सीजन में सनबर्न और स्किन टैनिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, सो आप यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें विंटर की, तो विंटर में भी ज्यादातर हम धूप सेकने के लिए बाहर बैठते हैं, राइट। जब आप धूप सेकने के लिए बाहर बैठते हो तो आप देखना आपका हाथ जलता है, टैनिंग हो जाती है, राइट। सो अगर आप अभी से एलोवेरा ले रहे हो तो ये टैनिंग की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ एलोवेरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत अच्छे तरीके से
मेंटेन करता है। यानी कि अगर आप एलोवेरा की कैप्सूल ले रहे हो सुबह शाम 2-2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, तो ऊपर से लेके नीचे तक अपने पूरी बॉडी की सुरक्षा कर रहे हैं, हेल्दी रख रहे हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं। तो इसकी डोसेज क्या एलोवेरा की 4 कैप्सूल्स आपको लेनी है, 4 कैप्सूल्स 2-2 करके खाना खाने के बाद। सो अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एलोवेरा तो आप दोगे ही दोगे, ठीक है। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, 12 साल से ऊपर। अब बात करते हैं आंवला। आंवला भी एक ऐसा सप्लीमेंट है, एक ऐसा फ्रूट है जो इंडिया में आज से नहीं, पता नहीं हजारों 3000 4000 सालों से पहले से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। आंवले का सबसे अच्छा गुण क्या है? विटामिन सी। आंवले में सबसे अच्छा चीज अगर कुछ पाया जाता है तो वो है विटामिन सी। सबसे पहले एक ऑरेंज में जितना विटामिन सी होता है उससे 30 गुना ज्यादा विटामिन सी आपकी पाई जाती है आंवला में। देखिए ऑरेंज और आंवला में आपने देखा होगा साइज का डिफरेंस, लेकिन जितना विटामिन सी ऑरेंज में पाया जाता है उससे 30 गुना ज्यादा पाई जाती है आपके आंवले में। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें है कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन ऑल्सो। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेयर के लिए बहुत अच्छा है, राइट। हमारे बॉडी में कूलिंग एजेंट का काम करती है। सूरज से जो गंदे किरणें आती हैं जो स्किन को डैमेज करती हैं, उस किरणें से भी उस यूवी रेस से भी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करती है ताकि हमारा शरीर अन्य बीमारियों से लड़ सके। विटामिन सी जब आप कॉन्टिन्यूअसली ले रहे हो तो ये कॉमन कोल्ड और कफ के अगेंस्ट भी नेचुरली फाइट करने में मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करेगी, एसिडिटी को कम करेगा और गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करेगी जो डाइजेशन में मदद करता है। आंवला के डोसेजेस दिन में 4 कैप्सूल्स आप देंगे खाना खाने के बाद, 2-2 करके। एज लिमिट 5 साल से ऊपर। अगर आप 5 साल के बच्चे को आंवला दे रहे हैं, सॉरी आंवला की एज लिमिट 5 साल से ऊपर नहीं, आंवले की एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, ओके। आंवले की एज लिमिट इज 12 इयर्स एंड अबव, सॉरी मैंने गलती से 5 कह दिया, 12 इयर्स एंड अबव। इसकी डोसेजेस 4 कैप्सूल्स यानी कि 2-2 करके, ठीक है, 2-2 करके दिन में खाना खाने के बाद कभी भी आप ले सकते हो। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। ओके मैम। अभी तक हमने जितने सारे सप्लीमेंट डिस्कस किए हैं वो सारे सप्लीमेंट ज्यादातर आपको डायलाइसिस, किडनी प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, है ना, ये सब चीज में अवॉइड करना है सिवाय आंवले के। आंवला जो है अगर आप यूरिक एसिड में किसी को दे रहे हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। आंवला आप आराम से यूरिक एसिड में दे सकते हो, लेकिन स्पाइरुलिना, नोनी, ये सब जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। किडनी प्रॉब्लम्स में, ये सब चीजों में हम इसको अवॉइड करेंगे। अब जो दूसरा सप्लीमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, बिकॉज इस सप्लीमेंट में सबसे ज्यादा पाई जाती है एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज, ठीक है। सबसे पहले तो कोलोस्ट्रम का मतलब क्या है? माँ का पहला दूध, माँ का पहला दूध, राइट। और माँ के पहले दूध को हम पैसिव इम्यूनिटी के तरफ से भी आप देख सकते हो। देखिए छोटे से बच्चे माँ का दूध पीता है और उस माँ के दूध पीने के बाद वो बच्चे में इम्यूनिटी आ जाती है ना। तो वो इम्यूनिटी किस तरीके की इम्यूनिटी हुआ? बोरो हमने किया, हमने मम्मी से बच्चे ने इम्यूनिटी को ले लिया, बोरो की, राइट, मांगा, तो इसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। जो मैंने आपको इम्यूनिटी के दौरान बोलना भूल गई थी, इम्यूनिटी 3 तरीके के होते हैं। हमारे शरीर में इम्यूनिटी 3 तरीके की होती है। एक होता है इनेट इम्यूनिटी जो हमें जन्म से ही मिलती है, इनेट इम्यूनिटी हमें जन्म से ही मिलता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपका शरीर इस संसार में होने वाले सारे कीटाणु के साथ फाइट करने के लिए एडेप्ट होते जाता है, राइट। तो दूसरी हो गया एडेप्टिव। तीसरा हो गया पैसिव, यानी कि बोरो करना, मांगना किसी के साथ।
जैसे एक छोटे से बच्चे है ना, अभी अभी जन्म होने वाले बच्चे को हम भात, दाल, सब्जी, रोटी, मिठाई, स्पाइरुलिना, नोनी ये सब नहीं दे सकते। तो जब तक माँ के पेट में है तब तक बच्चा सुरक्षित है। मम्मी स्पाइरुलिना खाए, मम्मी नोनी खाए, मम्मी कोलेस्ट्रॉल खाए, दूध पिए, कैल्शियम लिए, वो सब बच्चे को अंदर ही अंदर मिल रहा है। लेकिन जब एक बार बच्चा बाहर निकलता है तब तो हम उसको कुछ नहीं दे सकते। जैसे हमारा शरीर कीटाणु से लड़ता है, ठीक उसी तरीके से वो छोटा सा बच्चे को भी कीटाणु से लड़ना पड़ेगा। तो वो कीटाणु से लड़ने के लिए उसको इम्यूनिटी मिलेगी मम्मी के थ्रू। तो वो मांग रहा है कि नहीं, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात करें बच्चा और पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉम की, तो माँ के पहले दूध को कहा जाता है कोलेस्ट्रॉम, चाहे वो मम्मी का पहला दूध हो, चाहे वो गाय का पहला दूध हो, चाहे वो बकरी का, भैंस का, किसी का भी पहले दूध को कहा जाता है कोलेस्ट्रॉम। डार्क येलो कलर का होता है, एकदम गाढ़ा। अगर हम बात करें पुराने जमाने में कोलेस्ट्रॉम को फेंक दिया जाता था गंदा दूध सोच के। लेकिन जैसे रिसर्च होने लगी उसके बाद पता चला कि कोलेस्ट्रॉम में 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती है कंपेयरिंग टू रेगुलर मिल्क। और ये एंटीबॉडीज क्या होता है? प्रोटीन है। तो देखा आपने किस तरीके से प्रोटीन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन है, जो हमारे शरीर में कीटाणु को ढूंढ के निकाल के उसके बाद मारती है। ढूंढ के निकाल के मारने के बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज रह जाता है, ताकि फ्यूचर में सेम कीटाणु अगर हमला करने की कोशिश करे तो हमला करने के पहले ही उस कीटाणु को खत्म कर देता है। और ये जो एंटीबॉडीज और कुछ नहीं, आपकी प्रोटीन है। तो अभी आप देखिए प्रोटीन भी हमको रोजाना लेने के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो एंटीबॉडीज बनेगा कैसे? या जो एंटीबॉडीज को प्रोटीन चाहिए वो मिलेगी कहाँ से? अगर एंटीबॉडीज ही कमजोर हो गई तो हमारा घर यानी कि हमारा शरीर तो खुला मैदान हो गया कीटाणु के, राइट। और कोलेस्ट्रॉम माँ का पहला दूध है और वेस्टीज कोलेस्ट्रॉम बना है बोवाइन कोलेस्ट्रॉम से, यानी कि गाय के पहले दूध से। एंटीबॉडीज के साथ साथ इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स भी पाई जाती हैं, जो हमारे पूरे शरीर के इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की बेनिफिट्स की, तो ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करेगा। किसी भी तरीके की एलर्जी हो, किसी भी तरीके की एलर्जी, डस्ट एलर्जी, फूड एलर्जी, राइट, ये एलर्जी सुनते ही आपको सबसे पहला सप्लीमेंट देना होगा कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडीज है जो आपके कीटाणु को ढूंढ के निकालने में मदद करता है, ढूंढ के निकाल के मारने में मदद करती है। तो एलर्जी के प्रॉब्लम को भी वो प्रिवेंट करने में मदद करेगा। सेलुलर टिश्यूज को रिपेयर और रिब्यूल्ड करने में मदद करेगी। अगर आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं तो उनके हेल्थ को भी रिस्टोर करने में मदद करेगी। न्यूट्रिएंट अपटेक को इंप्रूव करने में मदद करेगा। हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को रिस्टोर करेगी। शरीर को एनर्जेटिक रखेगा पूरा दिन। मेमोरी को इंक्रीज करने में मदद करेगी। फैट यूसेज को नॉर्मलाइज करेगा। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल, प्लेटलेट काउंट के लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छे से काम करता है। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की डोसेजेस की, तो दिन में 4 कैप्सूल्स आप लेंगे, 2-2 करके खाना खाने के बाद। ओके, दिन में 4 कैप्सूल्स 2-2 करके खाना खाने के बाद। कोलेस्ट्रॉल की एज लिमिट है 5 साल से ऊपर। कोलेस्ट्रॉल की एज लिमिट है 5 साल से ऊपर। तो अगर आप 5 साल के बच्चे को कोलेस्ट्रॉल दे रहे हो और वो 5 साल का बच्चा कोलेस्ट्रॉल की कैप्सूल को नहीं निगल पा रहा है, तो आप क्या कर देना, कैप्सूल को खोल दीजिए, पानी में मिक्स कीजिए और बच्चे को दे सकते, आपकी मर्जी। अगर ओवरवेट है तो आप उन्हें पानी में दीजिएगा, ठीक है, गुनगुने, हल्के गुनगुने पानी में दीजिए या नॉर्मल वाटर में दीजिए। लेकिन अगर आपका बच्चा दुबला पतला है तो आप दूध में दीजिएगा, मलाई को निकाल के।
ठीक है, इस तरीके से हम आप दुबले पतले को मलाई के साथ भी दे सकते हो, निकाल के भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन ओबेस में गुनगुना हल्का गुनगुने पानी में दे दीजिएगा कोलेस्ट्रॉल, अगर कोई कैप्सूल को नहीं निगल पा रहा है तब। ठीक है, एज लिमिट 5 साल से ऊपर, डोसेज 4 कैप्सूल्स दिन में 2-2 करके। तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया अबाउट इम्यूनिटी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम जो नेक्स्ट सेशन करेंगे वो होगा आपका सैटरडे, ठीक 1:30, राइट किशोर सर? राइट मैम, श्योर मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच मैम, आप आई एंड वी आर वेरी ऑब्लाइज्ड मैम एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सैटरडे। ओके मैम।